जे एडवांस 2025 पूरा हो गया और अब मन में डर ये है कि कितने नंबर पे मुझे क्या मिल पाएगा। तो थोड़ी सी आपको कट ऑफ बताऊंगा, थोड़ी एनालिसिस बताऊंगा। ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जो आने वाले सालों में एग्जाम देने वाले हैं, उन्हें भी ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए ताकि पता पड़े कि पेपर कहाँ से आता है, कैसा आता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जे एडवांस का लेवल बहुत अच्छा होता है और होना भी चाहिए। डिफरेंट वैरायटी को थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। पेपर 2 में पिछली बार जैसा उन्होंने दिया था उस वेरिएशन को उन्होंने चेंज कर दिया। 8 सवाल उन्होंने इंटीजर टाइप कर दिए। खैर क्या करा उस पर बात करते हैं, थोड़ी रफ्तार में समझते हैं, क्योंकि जे एडवांस के बच्चे हैं जो सुन रहे हैं मुझे, और वो भावी लोग हैं जो अगले 2 सालों में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, या तो 2026 या फिर 2027। तो बिना टाइम खराब करे आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस को समझते हैं कि अगर अपन बात करें तो कौन किसने कंडक्ट कराता है। कंडक्टिंग एजेंसी हमेशा अलग अलग होती है। इस बार जो भी लास्ट बार थी वो IIT कानपुर की थी। 2.5 लाख बच्चे इसमें सेलेक्ट करे जाते हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन का फॉर्म ही नहीं भरते इस डर की वजह से कि पेपर बहुत टफ आएगा, और पेपर टफ आता भी है। जिसने तैयारी करी होगी वही शायद उसे कर पाएगा। इस बार जितने बच्चों ने एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ने भरा वो 1,87,223 था। ये 1,86,584 था 2024 में। ये अभी तक अपीड कैंडिडेट्स की पूरा डेटा आया नहीं है, तो वो जब आएगा तो अपने को पता पड़ेगा, पर लगभग इतना ही होगा। तो कंडक्टिंग एजेंसीज और कितने बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि फॉर्म भर रहे हैं वो 2.5 लाख से कम होते हैं। जब आपको पता है कि 2.5 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं पर भरते कम हैं, तो कंपटीशन वैसे ही कम हो जाता है। पर ऐसा नहीं कि कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि जिन बच्चों को लगता है मैं दे ही नहीं पाऊंगा वही इससे हटते हैं। जिनको लगता है कि मैं क्लियर कर सकता हूं तो सब देते ही हैं। तो कंपटीशन कम होना शायद गलत बात है। अगर अपन बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों 180 नंबर के आए। क्या फॉर्मेट का पेपर आया ध्यान से समझते हैं। सेक्शन 1 में सिंगल करेक्ट थे, अब 4 सवाल आए और 3 नंबर उन पे सही करने पे थे, -1 गलत करने पे थे। मैं जानता हूं जो बच्चे इस बार दे चुके उन्हें सब पता है, पर ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने इसको कंपेयर करेंगे पिछले साल के प्रीवियस से, तभी हम उसकी कट ऑफ के बारे में बात कर पाएंगे। आखिर में आपको कट ऑफ भी पता पड़ेगी। सेक्शन 2 मोर देन 1 ऑप्शन, जिसे मल्टीपल सेट क्वेश्चन कहते हैं, बार बार कहते हैं, इसमें काफी रिस्क ज्यादा रहती है। 3 सवाल आए, 4 नंबर मिलने थे सही करने पर, और +3 +2 +1 और 0 और -2, यानी कि अगर आपके 3 ऑप्शन सही थे, यानी कि ABC अगर आपके पूरे सही थे तो, और ABC आंसर थे तो आपको +3 मिलेगा। अगर आपके 2 सही हुए तो 2 मिलेगा, 3 में से 2 करे तो 2 1, ऐसे उसकी फॉर्मेट चलती है। पर अगर आपने एक भी आंसर गलत लगा दिया, बेसिकली मतलब ये कि आपने सही ऑप्शन को सही लगाया तो कुछ नंबर मिलेंगे, सारे सही ऑप्शन टिक कर दिए तो पूरे 4 मिलेंगे। पर अगर एक भी ऑप्शन गलत लगा दिया जो सही नहीं था और गलत लगा दिया, भले आपने 2 और सही लगा दी हूं, तो आपको -2 मिलेंगे। बहुत हाई रिस्क वाला सेगमेंट होता है, तो बहुत एक्यूरेसी इसमें चाहिए होती है। उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप के जो सवाल हैं वो 6 इन्होंने दिए, 4 नंबर के थे, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ऐसे ही कॉलम मैच टाइप के भी इन्होंने 2 सवाल जो अपने सवाल दिए वो 3 दिए, 4 नंबर सही करने पे। ये आसान होते हैं थोड़े से, इसको करा आसानी से जा सकता है। और उसमें थी -1 की मार्किंग। ये अपने पेपर 1 का फॉर्मेट था। पेपर 2 थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा। इन्होंने 8 सवाल दे दिए नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप के, मतलब यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर टाइप मतलब जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज भरनी थी, ठीक है, तो वो अपने को बात करनी थी। 8400 है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखना शायद बहुत समझदारी नहीं है, आप ऐसा समझिए, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भरनी थी, वो वाले सवाल हैं। 8 4 नंबर सही करने पे 0 और 0। MSQ के बारे में बता चुका हूँ, सिंगल क्रेडिट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो 4 सवाल सिंगल क्रेडिट दोनों में आए, 4 और 4, और 3 सही करने पे मिल रहे थे सिंगल करेक्ट पे, और -1। तो ये अपनी फॉर्मेट थी। चलो भाई आगे चलते हैं। अगर अपन बात करें तो पेपर एनालिसिस कहता है कि कैसा कैसा पेपर आया। पेपर 1 बोल सकते हैं फिजिक्स का मॉडरेट आया, पेपर 1 केमिस्ट्री मॉडरेट, और मैथमेटिक्स ट्रिकी, लेंथी एंड टफ। अच्छा समझ लीजिए, ये हम एडवांस के हिसाब से मॉडरेट कह रहे हैं। अगर आप नीट या जे एडवांस से कंपेयर कर लोगे तो वेरी टफ की तरफ, सॉरी जे मिन से कंपेयर कर लोगे तो वेरी टफ की तरफ चला जाएगा। हम प्रीवियस ईयर के जे एडवांस के लेवल के हिसाब से बोल रहे हैं, हाँ भाई मॉडरेट थे, उसको देखता हो जैसा सोचा था वैसा ही आया, उसी से कंपेयर करा जा रहा है। बेंचमार्क नीट का पेपर नहीं है या जे मिन का पेपर नहीं है, प्रीवियस ईयर ऑफ जो आपके जे एडवांस के पेपर हैं वो ही इसका क्राइटेरिया है। ठीक है भाई, इस तरह की बात हुई। ये सब एक्सपर्ट जो भी कोटा में बैठे हुए हैं, इतने बड़े एजुकेटर्स हैं जो बरसों से कोटा में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं के द्वारा एनालिसिस बनाई जाती है। फिर इस बात करें मॉडरेट टू टफ एंड कंसेप्चुअल, तो जो सेकंड पेपर था काफी अच्छा ट्रिकी, थोड़ा टफ लेवल की तरफ भी ले गए थे। कैलकुलेशन साथ साथ थोड़ा सा आपको फंसाने का भी प्रयास करा था कि छोटा तरीका भी है और एक बड़ा तरीका भी है। केमिस्ट्री मॉडरेट रहा, अगेन मैथमेटिक्स ट्रिकी, लेंथी एंड टफ। मैथमेटिक्स के टीचर्स का ये कहना था कि पेपर थोड़ा अपन टफ तो नहीं बोलेंगे बट लेंदी था, तो लेंदी भी अपने आप में टफनेस बढ़ा देता है, क्योंकि बच्चे का टाइम कंज्यूम होता है। जो चीज़ टाइम कंज्यूम कर रही है वो अपने आप में टफनेस की तरफ ले जाती है। तो ये अपने दोनों के फॉर्मेट थे जो अपन ने बताए। उसके बाद अगर बताऊं तो कौन कौन से सवाल कौन कौन से चैप्टर से आए वो आपको दिया गया है। ये वाली पूरी PDF उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अगले 2 सालों के लिए या वापस दोबारा करने की सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन चैप्टर से किस किस लेवल के कैसे कैसे टफ सवाल आए। तो हर चैप्टर का नाम लेना समझदारी नहीं होगा। पेपर 1 पेपर 2 आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अच्छा भाई इस तरीके से सवाल आए। सही बताऊं तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर आया, जहां से हम बोलते हैं पेपर इन चैप्टरों से आएंगे वहां से लगभग आए। थोड़ी मैकेनिक्स हल्की सी मुझे कम नजर आई इस बार।
ऐसे अगर केमिस्ट्री में बात करें तो ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। चिंता मत करिए, अभी आपको कट ऑफ भी बताऊंगा, बहुत सारे बच्चे कट ऑफ के लिए रुके हुए हैं, कट ऑफ भी बताऊंगा और कैसे आ रही है वो भी बताऊंगा आपको। उसके बाद अगर अपन बात करें मैथ्स में, तो मैथ्स में अगेन ये वाली सीक्वेंस है जो आपको दोनों में दिखाई देगी, पेपर 1 और पेपर 2, किस किस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल कैसे कैसे आए, ये जो टीचर्स का अनुमान है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इन द सेम वे अगर मैं आपसे बात करूं कि रैंक वर्सेस मार्क्स जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर आपको पहली बात एग्जैक्ट रैंक अपनी देखनी है तो हमने पूरा एक रैंक प्रेडिक्टर भी बना दिया है जिसमें अपनी रैंक डालकर मार्क्स डालकर पता कर सकते हो कि आपकी रैंक कहां से कहां आने की उम्मीद है। हमने जो एक प्रेडिक्शन करा है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो प्रेडिक्शन है कि करीब 345 से 355 के बीच में फर्स्ट रैंक आनी चाहिए, जो अंडर 100 रैंक होनी चाहिए वो 300 के आसपास प्लस माइनस 10 नंबर हमने दिए हैं। ऐसे ही 500 की, ये पिछले ईयर का ट्रेंड है, 2024, 2023, 2022, 2021 आप देखोगे तो थोड़ी चलती जा रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो 15,000 सवाल करीब 110, 115, 20 नंबर के आसपास अपन जाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। ये वाली जो बात है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यानी कि आप ऐसे समझिए जो 20 से 25,000 ये सीटें निकालते हैं जनरल कैटेगरी में, जनरल में, वो पिछली बार इनकी 109 थी, इस बार मैं थोड़ी सी कम मान रहे हैं, 100, 105 के बीच में कहीं ना कहीं जानी चाहिए। 109 गई थी, पहले 86 थी, 55 थी, अलग अलग सालों में अलग अलग थी। EWS की हम 92 से 95 मान रहे हैं, OBC की 92 से 95 मान रहे हैं, SC ST 49 से 52 और ST की 49 to 52। मैं मान के चल रहा हूँ पिछली बार इन्होंने 50,000 बच्चों की रैंकें निकाली थी, 26,000 करीब इन्होंने निकाली थी जनरल कैटेगरी की, SC SC ST EWS और OBC की अलग अलग निकाली थी। 48,000 बच्चों को इन्होंने रैंक दी थी, बाकी को कुछ भी नहीं दिया था। तो उन्हीं नंबर्स को अगर अपन माने तो ये होगा। अगर इन्होंने थोड़े नंबर्स और बढ़ाए तो ये थोड़ी सी और कम जा सकती है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर आप सेफ स्कोर जानना चाहते हो कि सेफ स्कोर क्या है जनरल कैटेगरी, तो मैं मान के चलता हूँ 115 से 120 अगर आपका स्कोर है तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि जो ये कट ऑफ बताते हैं इन सब बच्चों को कॉलेज मिल जाए ऐसा संभव नहीं है। पर अगर आपके नंबर 115 से 120 के ऊपर हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं। पर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप 12th के साथ हैं, आपने JEE मेन अगर दिया था और आपके नंबर अगर बिना तैयारी के या तैयारी करने के बावजूद कुछ भी हो, और अगर आप जे एडवांस के लिए एलिजिबल थे और आपके पास चांस है तो आपको ड्रॉप जरूर लेना चाहिए। मैं कोई इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ शिक्षण संस्थान चलाता हूँ इसलिए बात बोल रहा हूँ, मैंने भी ड्रॉप लिया था जो मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। इसलिए भले कोई कुछ भी बोले, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि मन में जुनून रखो, अगर कर सकते हो, हाँ बिल्कुल इच्छा नहीं है तो मत लो, अलग बात है। बट मैं पेरेंट्स से और बच्चों से कहता हूं कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था कि मैंने ड्रॉप लिया। आपको भी ड्रॉप लेना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। मेरी भी 6,500 रैंक आई थी, पर उस समय 6,500 तक कुछ मिला ही नहीं करता था। मैंने ड्रॉप लिया, बहुत अच्छा डिसीजन मेरा लिया। तो आपको उस समय तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती थी, अब तो स्कॉलरशिप भी बहुत सारे हम सब लोग आपको देते हैं। तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके लिए हमारा एक टॉप बैच बनता है V स्टार, जो 100% सेलेक्ट होता है, पिछले 4-5 साल से 100% सिलेक्शन जाता है उससे। उनके लिए जाहिर सी बात है जो अच्छे बच्चे होंगे उनको सिलेक्शन हमें भी चाहिए, तो उन बच्चों के लिए ये स्कॉलरशिप चार्ट है जो आप देख सकते हो, जो V स्टार में जिनका डायरेक्ट एडमिशन होगा, 115 से अबाव जो है उनका V स्टार में डायरेक्ट एडमिशन होगा। इन JEE मेन उनकी रैंक 20,000 से कम होनी चाहिए या फिर जे एडवांस में उनकी 105 से ज़्यादा होनी चाहिए नंबर। ये मैं V स्टार के बाद बता रहा हूँ, ये फीस है, ध्यान से सुनना। ये जो क्राइटेरिया नीचे लिखा हुआ है ये V स्टार के लिए है, मतलब जो टॉप बैच है जिनकी JEE मेन में 20,000 से कम CRL रैंक है वो डायरेक्ट V स्टार में एडमिशन ले सकते हैं। जिनका जे एडवांस में 105 से ज़्यादा नंबर हैं वो डायरेक्ट V स्टार में हो सकते हैं। बाकी के लिए आपको फीसेस का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद 2 टेस्ट के बाद फिर से शफलिंग होती है, V स्टार वाले भी नीचे जा सकते हैं और नॉर्मल बैच वाले भी ऊपर आ सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। इन द सिमिलर वे आपके बैचेस 28 और 4 जून को आ रहे हैं, जो इनकी बात मैं आपको बता रहा था। ये नंबर के बेसिस पे उनकी स्कॉलरशिप चार्ट्स हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा PDF में आपको दिखाई देगा। इन द सेम वे 4 और 11 जून को अनुशासन बैचेस जो हमारे ऑनलाइन वाले बैचेस हैं, जिनमें मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी कारणवश कोटा नहीं आ पा रहे हो तो इनको करिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल फिक्स जैसे कोटा में पढ़ाया जाता है वही एजुकेटर उसी अनुशासन के साथ लिमिटेड बैच साइज के साथ पढ़ाया जा रहा है ताकि आप सेलेक्ट हो सकें। अभी एक बहुत फ्रेंड ने भी बात बोली कि बहुत अनुशासित होकर आप ऑनलाइन में पढ़ सकते हो, नहीं तो JEE एडवांस इतना आसान नहीं है। किसी भी कारणवश अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे तो ऑफलाइन की तरीके से ऑनलाइन पढ़नी पड़ेगी, जैसे हम पढ़ा रहे हैं कि आपको हर एक बच्चे का वीडियो चालू रखना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है, नोट्स लिखना जरूरी है, मूवी की तरह बात नहीं बनेगी। तो उन अनुशासन बैचेस की डेट 4th और 11th है और उनकी फीसेस आपके नंबर के बेसिस पे ये है। आशा करता हूँ आपकी मेरी बात सुनने के बाद आपको अच्छा लगा होगा और कट ऑफ आप क्लियर कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एग्जामिनेशन ऐसा है जो या तो आपको जिताना सिखाता है या आपको फिर कुछ ना कुछ सिखाता है। तो या तो आप जीते होंगे या फिर आप सीखे होंगे। अगर सीखे होंगे तो दोबारा भी प्रयास कर सकते हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।